गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको नमस्ते, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक है बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस को जानना। आप फ्रेंड्स जानते हैं हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने सिलेबस को जानना होगा ताकि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी यूनिट वाइज कर सकें। और यह भी जानते हैं हम फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है, टाइम को सिर्फ मैनेज करना है। जो भी आपके सिलेबस को रिगार्डिंग डाउट्स हैं वह यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। यूनिट वाइज आपके सिलेबस को बताएगी और कैसे ग्रामर को याद करना है, कैसे चैप्टर में क्या कहानी और क्या सब कुछ है वो भी आप इसमें जानोगे। तो सिर्फ टाइम को मैनेज करते जाएं और धीरे धीरे पढ़ते जाएं। बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एक रात पढ़ते हैं और अगले दिन पेपर दे देते हैं। कुछ होते हैं जो हफ्ते भर पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डेली जो भी क्लास में किया जाता है, करवाया जाता है, वह उसको रिवाइज करते हैं, साथ साथ पढ़ने में बिलीव रखते हैं। तो जो साथ साथ पढ़ते हैं तो नेचुरली उनके कंसेप्ट कितने क्लियर होते हैं ये आप सब जानते ही हैं। तो आप साथ साथ अपने सिलेबस को तैयार करते रहें। पेपरों का इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि अगर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो पेपर भी बहुत जल्दी आ ही जाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट यूनिट में क्या है। अंबिका दत्त व्यास है, शिवराज विजय इनका पहला उपन्यास है, यानी संस्कृत साहित्य का जो आधुनिक उपन्यास फर्स्ट नॉवल है वो शिवराज विजय है और अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। ऐसे प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि संस्कृत का पहला नॉवल बताइए आधुनिक समय का, तो आप बता सकते शिवराज विजय पहला इनका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल उपन्यास यानी नॉवल है। और इसके 12 निश्वास है और आपके पास सिलेबस में सिर्फ प्रथम निश्वास यानी फर्स्ट चैप्टर आया हुआ है। इसमें आपको क्या काम करना होगा, आपको 2 गद्यांश आएंगे, उनकी व्याख्या करनी है, प्रसंग लिखिए, अवतरण लिखिए, उसको अर्थ सहित व्याख्या कीजिए। और उसके बाद आपको विशेष पंक्ति यानी एक सूक्ति आएगी इनमें से, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। सूक्ति का भी एक्सप्लेन करने का तरीका सेम ही है, प्रसंग लिखना है, अवतरण यानी सिचुएशन क्या है, और सूक्ति की अर्थ लिखने के बाद चार उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये हमारा कितने नंबर का काम है, 16 नंबर का काम है। तो आप देखिए अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित जो शिवराज विजय है उसके परिचय को थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे जो मुख्य चित्रण है वो योगी राज हैं जो 1700 सालों से समाधि में हैं और जो 1700 सालों के बाद समाधि से उठते हैं तो ब्रह्मचारी गुरु हैं जो मुख्य पात्र के रूप में आपको कहानी में पढ़ने को मिलेंगे। गौर सिंह, श्याम वटू ये सब हैं। उनके आश्रम में जाते हैं और वहाँ कन्या की, एक छोटी सी बालिका की रोने की आवाज़ आती है तो वह हैरान हो जाते हैं कि विक्रमादित्य के राज्य में ऐसा पापाचार कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, कन्या का पूजन होता है, तो वहाँ पर ऐसे नारी का अपमान, एक छोटी सी बालिका का रोने का कारण क्या हो सकता है। तो वह ब्रह्मचारी गुरु ने भारतवर्ष की दशा बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर महमूद गजनवी ने 12 बार आक्रमण किया भारत पर आकर। शाहबुद्दीन के आक्रमण बताते हैं, औरंगजेब ने कितने भारत पर आक्रमण किए। तो ऐसे भारतवर्ष की दुर्दशा का चित्रण करते हैं जिसे सुनकर योगीराज हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जान लेते हैं कि ये शिवाजी के गुप्तचर हैं, सहायक है और विजय भी इनको प्राप्त होगी। तभी जो मुसलमान युवक होता है जो एक छोटी सी कन्या के पीछे भाग रहा होता है, पकड़ रहा होता है उसे, तो वह सामने आता है, गौर सिंह के द्वारा उसका वध हो जाता है। तो इतनी कहानी हम पहले निश्वास में यानी प्रथम निश्वास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, सेकेंड यूनिट में हमारे पास अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय पहला निश्वास। उसके बाद आपका लेखक का परिचय यानी ये राइटर है हमारे, इसका राइटर का आपको परिचय याद करना है। और पाठ्यांश यानी शिवराज विजय का सार, कहानी क्या है। अब कहानी आपको बहुत शॉर्टकट में बता दी है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपके पास लगभग 8 नंबर का या बड़ा कह लीजिए तो 16 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाषा शैली कैसी है, राइटर ने रचना लिखी है उसकी भाषा शैली कैसी है। और चरित्र चित्रण जो मुख्य पात्र के रूप में आए हैं वो आपके पास आए हैं, ब्रह्मचारी गुरु हैं, योगी राज हैं, गौर सिंह हैं। तो ये मुख्य पात्र 3 आप कर लीजिए, बहुत हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आपके पास 16 नंबर का काम है। तो आप इसमें से 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपकी और आएंगे, तो यानी 20 मार्क्स का आपका हर एक यूनिट बनेगा। तो देखिए यूनिट थर्ड में हमारे पास ग्रामर वर्क है। ग्रामर भी नहीं, संस्कृत साहित्य का इतिहास है। जो पिछली बार आपने कुछ 5 क्वेश्चन याद किए थे तो इस बार भी आपके पास वही 5 बदल कर हैं। पहले रामायण पढ़ा था, अब आप महाभारत जानोगे। आप महाभारत से परिचित ही हैं, कौन नहीं जानता महाभारत को।
18 पर्व हैं, 1 लाख श्लोक हैं, कौरव और पांडवों की कहानी है। तो अब उनका कितना महत्व है। आज भी कोई भी राइटर रचना लिखते हैं ना, तो रामायण महाभारत को लेकर ही, उनसे प्रेरणा लेकर लिखता है। उपजीव्य काव्य कहा जाता है, माने आज जितने भी राइटर्स, जितना भी कोई सर्च वर्क हो रहा है, इन ग्रंथों को लेकर ही हो रहा है। कोई नूतन नया काम आपको नहीं दिखेगा, इन्हीं की ही सामग्री को लेकर थोड़ा सा मोल्ड करके नई रचनाओं को लिखा जा रहा है। तो उसके बाद बाण भट्ट हैं, जो हमारे संस्कृत साहित्य के गद्य कवि हैं, ठीक है। और हमारे पास जयदेव हैं, जो गीत गोविंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा का सुंदर चित्रण है। गीत गोविंद रचना में 12 सर्ग हैं इसमें। और भर्तृहरि से आप तो परिचित ही हैं। पिछले सेमेस्टर में आपने क्या किया था, नीति शतक किया था, जो भर्तृहरि द्वारा रचित था। तो यानी एक रचना के 50 श्लोक तो आप पढ़ ही चुके हैं। शतक का अर्थ होता है, आपके पास सिलेबस में 50 श्लोक थे नीति शतक के। तो इनके अलावा उनकी 2 रचनाएं और है, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ठीक है। तो इस राइटर का हमें परिचय याद रखना है। और आपने देखा था ना, नीति शतक में क्या था, मुक्तक काव्य, यानी प्रत्येक श्लोक जो था एक दूसरे से संबंधित नहीं था, हटकर कभी परोपकार के बारे में बता रहे हैं, तो कभी विद्या के बारे में बता रहे हैं, कभी मित्रता के बारे में बता रहे हैं, कभी स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, मतलब पृथक पृथक कोई कनेक्शन नहीं था। तो इसे मुक्तक काव्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पंचतंत्र। आपने बीए फर्स्ट ईयर में पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ पढ़ी। हितोपदेश का क्वेश्चन आपके पिछले सेमेस्टर में था, और पंचतंत्र का क्वेश्चन आपके इस सेमेस्टर में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की 5 तंत्र की कहानियाँ क्या हैं। और आपको पता है कहानियों का क्रम क्या होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कहानियाँ हम, दादा दादी नाना नानी, इनके माध्यम से कहानियों को सुनते आ रहे हैं। वो एक श्रवण प्रक्रिया चलती आ रही थी, और कहीं ना कहीं उन कहानी को याद रखते थे या शिक्षा को याद रखते थे। तो आज भी वो उतनी ही एप्लीकेबल हैं, उतनी ही हमारे लिए वैल्यूएबल हैं वो शिक्षाएं जीवन में धारण करना। तो ऐसा आपको परिचय इनके बारे में लिखना है। आपको पता है, आप जीवन परिचय लिखिए, इनका समय लिखिए, रचना को बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, भाषा शैली और कितनी विशेषताएं, प्रकृति का चित्रण है, धार्मिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, तो ऐसे को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपका ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। 8 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं, और अगर पूछना चाहें तो एक क्वेश्चन आपका सिर्फ अकेला भी 16 मार्क्स का पूछ लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास ग्रामर है। वो देखिए, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वारा विभक्ति प्रकरण है, और विभक्ति का चैप्टर तो बीए फर्स्ट ईयर से आप पढ़ रहे हैं। वैसे तो छोटी क्लासेस से भी जो बच्चे संस्कृत के पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो वो तो छोटी क्लासेस में छोटे छोटे अनुवाद बनाते थे, वही है, पर थोड़ा सा इसको अब अवॉइड करेंगे, क्योंकि अब आपको मेन काम आएगा अशुद्धि संशोधन का। माने कि गलत लिखा हुआ है वाक्य, आपको शुद्ध करना है। पर ये शुद्ध करने की प्रक्रिया कब होगी, जब आप पहले शुद्ध जानते होंगे, तभी तो उसमें से अशुद्ध छाटेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए भी आपको नियम याद करने होंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये विभक्तियाँ कहाँ कहाँ लगती हैं, क्या इनके नियम हैं, तभी तो आप याद करोगे। और उसके बाद उसको अशुद्धि को संशोधन यानी कि ठीक करोगे, गलत वाक्य को आप सही बना पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके लिए आपका सबसे बड़ा बेस क्या है, आप जानते हैं फर्स्ट ईयर से आप शब्द रूप धातु रूप चलाना सीख रहे थे, और अभी भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि वो हमारा बेस है ग्रामर का। अगर आप शब्द रूप धातु रूप को जानते हैं तो आपके लिए वाक्य निर्माण कुछ भी नहीं है। पर अगर आप नहीं जानते, फिर तो आप रटा मारते रहिए, वो वाक्य आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। और वाक्य प्रयोग भी आएगा, जैसे आपने तृतीय विभक्ति के नियम याद किए, तो आपको पूछ लेंगे बिना का वाक्य बनाइए, ठीक है, सह कौन सी विभक्ति है और क्या वाक्य बनाएंगे। तो ऐसे आपको वाक्य निर्माण का कार्य भी करना है। तो इस प्रकार ये आपकी ग्रामर है। तो आपको यहाँ शब्द रूप और धातु रूपों की भी एक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी, आप उसे वो भी देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी आपका 16 मार्क्स का काम है। और इसके अलावा आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। तो वह आपका 16 मार्क्स का है। तो ये भी बहुत आसान है, बस ये कंपलसरी होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, पर फिर भी बहुत आसान है ये 16 मार्क्स लेने। पर कब, जब आप यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानते हो, राइटर को जानते हो, ग्रामर वर्क को जानते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, अभी भी आपकी कोई क्वेरी है अपने सिलेबस को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सिलेबस को देख सकते हैं। शब्द रूप धातु रूपों की भी एक लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, आप उसको भी देखकर अपने ग्रामर की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, उसको छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नई अपडेट्स के साथ अगर जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए टॉपिक और नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमो नमः।